वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 18 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू न्यूज़ को डिस्कस करना है। हमारे जो टॉपिक्स होंगे, पहला है पीएलआई योजना के बारे में, दूसरा सीईसीपीए जो कि मॉरिशस के साथ किया गया है उसे भी हम देखेंगे, और मॉरिशस और भारत में जो द्विपक्षीय संबंध है उसे भी हम देखेंगे। इसके अलावा यूथोपिया के बारे में जानेंगे, उसके मैप को देखेंगे। इसके अलावा ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड क्या होता है इसे हम देखेंगे। उसके बाद हुई शबनम, जिसे भारत में आज़ादी के बाद फांसी दिया जा रहा है, पहली महिला है। इसके अलावा पेट्रोल हाइक के कारण को जानेंगे। उसके बाद इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जिसमें 1000 वर्ड को जोड़ा गया है उसे भी देखेंगे। और उसके बाद आउटब्रेक ऑफ इवोला कहाँ फिर से आउटब्रेक हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएलआई योजना, पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये जो योजना है भारत सरकार के द्वारा बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। इसकी कल जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें इसको मंजूरी दे दी गई। ये क्या है? यह दूर संचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए जो इंसेंटिव दिया जाता है उससे संबंधित है। यानी कि दूर संचार एवं नेटवर्किंग क्षेत्र के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए बजट में 12,195 करोड़ रुपए व्यय करने का भी प्रावधान किया गया था। इस योजना का लक्ष्य है भारत में दूर संचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना। इसके साथ ही वित्तीय लाभ देने के प्रस्ताव से क्या हो, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और दूर संचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में निवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। इस योजना के तहत उन कंपनियों या उद्यमियों को सहायता मुहैया कराई जाएगी जो विशेष रूप से दूर संचार नेटवर्किंग उत्पादों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो पीएलआई योजना है पूरी तरह से दूर संचार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद इसमें और भी जोड़े जाएंगे, पहले हम इसे देखते हैं। इस योजना को अगले 5 वर्षों में देश में 2,44,200 करोड़ रुपये के दूर संचार उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। और इसे लागू कब से किया जाएगा? 1 अप्रैल 2021 से। इसका जो आधार वर्ष रखा गया है वो है 2019-20। इसके आधार पर ही पात्रता का भी चयन किया जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है? सरकार जल्द ही लैपटॉप्स और आईपैड जैसे आईटी उत्पाद जो होते हैं उसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी एक योजना ऐलान करेगी। अभी सरकार की ओर से जो मंजूर की गई पीएल योजना में है, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन उपकरण, इंटरनेट एक्सेस में काम आने वाले उपकरण, स्विच, राउटर, अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क आदि। ये जो दूर संचार से संबंधित जो उपकरण है उसे जोड़ने के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए इस पीएलआई योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सीईसीपीए यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। किसके साथ किया गया है? यह किया गया है मॉरिशस के साथ। इसे भी कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें इसको मंजूरी दी गई। ये जो भारत मॉरिशस सीईसीपीए है ये पहला व्यापार समझौता है जो किसी अफ्रीकी देश के साथ किया जा रहा है। यानी किसी अफ्रीकी देश के साथ किया जा रहा है यह पहला आर्थिक समझौता है सीईसीपीए, इसे याद रखिएगा। यह समझौता एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं के व्यापार, मूल नियमों, सेवाओं व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूर संचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा। मतलब ये जो समझौता हो उसमें क्या क्या कवर आएंगे ये सब आप देख सकते हैं। इस समझौते के साथ इसका प्रभाव क्या होगा या फिर लाभ, देखिए सीईसीपीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा। भारत और मॉरिशस के बीच
सीसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी भारत इसमें 310 वस्तुओं को निर्यात करेगा। उन वस्तुओं की बहुत सारी लिस्ट है, वो यहाँ पे जायज़ नहीं है करना। तो 310 वस्तुएं, जैसे कि फल के बारे में, सब्जियाँ, मछलियाँ, ये सब बहुत सारे जो होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। हमें ये जानना था कितने वस्तुएं शामिल की गई, 310। दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 साल के भीतर सीमित संख्या में अति संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं। यानी कि इन समझौते के अलावा अति संवेदनशील जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी आगे वार्ता होगी और उसे मंजूरी दी जाएगी। इस समझौते पर दोनों देशों के संबंधितों द्वारा पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो उसके अगले महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएंगे। जैसे ये तो भी समझौते भारत सरकार के द्वारा दे दिए गए मंजूरी। अब जब समझौते होंगे, यानी कि मान लीजिए आज है 18 फरवरी, तो आज अगर समझौते हैं तो अगले तारीख यानी कि अगले महीने यानी मार्च के पहली तारीख से यह लागू हो जाएगी, अगले महीने की पहले तारीख से। मॉरिशस के मैप को देखते हैं। ये अब देखिए, ये अफ्रीका, ये इंडियन ओशन और यहाँ पे है मॉरिशस। ये जो है रीयूनियन द्वीप है, ये है मॉरिशस। आप देख सकते हैं ये मेडागास्कर के पास है। इसकी राजधानी कौन सी है, पोर्ट लुइस। और यहाँ से आप देख सकते हैं भारत। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच दो द्विपक्षीय संबंध हैं, यानी बायलैटरल रिलेशन, वो क्या है। ये देखिए, भारत और मॉरिशस के द्विपक्षीय संबंध काफ़ी शानदार रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक समानताओं, निरंतर उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा और समुद्री साझेदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूती मिलती रही है। आप जानते हैं कि जो मॉरिशस है उसको बिहार से काफ़ी जो लोग यहाँ पे गए थे इस समय जब हमारा देश गुलाम था, तो यहाँ पे लोग गुलाम के रूप में गए थे और वो देश क्या है, एक बड़ा विकसित देश हो गया है। तो उस समय से हमारे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो जुड़ाव है वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये रही सांस्कृतिक की बात। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2016 में मॉरिशस को $353 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया था, $353 मिलियन का। इस आर्थिक पैकेज के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत योजना भी शामिल है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ बनाया गया इसी आर्थिक पैकेज के तहत बनाया गया। कितना, 353 मिलियन का जो पैकेज दिया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और वहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के द्वारा जुलाई 2020 में किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2019 में संयुक्त रूप से विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मॉरिशस में निर्मित मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना चरण 1 और 100 बेड वाले अत्याधुनिक ENT अस्पताल का भी उद्घाटन किया था। भारत 2005 के बाद मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है और मॉरिशस के लिए माल और सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातकों में से भी एक रहा है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के अनुसार 2019 में मॉरिशस के मुख्य आयातक जो भागीदार देश हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है, तो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। यानी कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन है, भारत इसका। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और UAE। भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय वित्त व्यापार जो वित्त वर्ष है 2005-06 के $206.76 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष जो 2019-20 में कितना हो गया, $690.2 मिलियन, यानी लगभग $700 मिलियन होने को जा रहा है। ये कौन सा, द्विपक्षीय व्यापार। यानी इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि 2005-06 और 2019-21 में कितना हुआ व्यापार, 3 गुना तक बढ़ गया है, 206 और 390, 3 गुना से भी ज़्यादा। इसके अलावा मॉरिशस के लिए
जो भारत का निर्यात है वित्त वर्ष 2005-06 में कितना था, 199 लगभग 200 मिलियन डॉलर का, जो कि अब 2019-20 में कितना हो गया, 662 मिलियन डॉलर, यानी कि 232% की वृद्धि हुई है। देखिए मॉरिशस से भारत का जो आयात है 2005-06 के लिए कितना था, 7.33 मिलियन डॉलर, यानी कि भारत से कितना यहाँ आयात होता था, लगभग 7.5 मिलियन डॉलर का। लेकिन 2019-20 में यह 28 मिलियन डॉलर का हो गया है, यानी कि 280% की वृद्धि हुई है। जैसे आपको बताया ये मॉरिशस और ये रीयूनियन, यहाँ मेडागास्कर आपका पड़ता है, और ये यहाँ पे अफ्रीका, ये सारे पार्ट अफ्रीका के ही हैं, अफ्रीका महाद्वीप के। नेक्स्ट टॉपिक है इथोपिया के बारे में। ये इथोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों हैं, दिमके मैकोनन, उनकी 4 दिन की भारत यात्रा हुई है। तो ये तो हुई यात्रा उनकी। हमें मैप को देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो देखिए इथोपिया है, तो ये इथोपिया है, ये आप इसे देखिए, आप इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप इसे सिंह के अनुसार, ये जो है सिंह के आकार का आप देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ये सब भाग है। आप इसे मैप पे देखिए पहले, ये देखिए आप इथोपिया, उसके ऊपर इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये जो चारों देश हैं ये क्या है, आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए इथोपिया की जो सीमा है वो सागर से नहीं लगती, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कौन सा है, रेड सी, और ये पूरा एरिया क्या है, अरब सागर का। यहाँ गल्फ ऑफ अदेन है, अदन की खाड़ी। देखिए इसकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती, यहाँ पे जिबूती है और ये सोमालिया, ऊपर ये इरिट्रिया, जबकि साउथ सूडान से यहाँ इसकी सीमा लगती है, लेकिन समुद्री सीमा नहीं लगती, यानी कि ये भू आबाद देश है। तो आपने देखा, अभी हमने यहाँ मॉरिशस को देखा था, और ये आपका इथोपिया, और यहाँ से भारत। नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। ये देखिए, अभी आपको टूल किट केस के बारे में पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है टूल किट केस के बारे में। तो समझते हैं ट्रांजिट बेल के बारे में और ट्रांजिट रिमांड। ये देखिए मैंने वो नोट्स आपको दे दिया है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, पहले आप समझ लेके अभी। देखिए आर्टिकल जो अनुच्छेद 22 है उसमें क्या कहा गया है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 24 आवर्स। इसमें आपको यात्रा जो होते हैं उसके आवर्स को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि यात्रा लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इसलिए यानी कि 24 घंटे के अंदर में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए ये जो टूल किट मामला है ये कहाँ पे रजिस्टर किया गया है, ये दिल्ली में है, जबकि ये जो शांतनु मुलुक और निकिता जैकब इन सबको गिरफ्तार कहाँ किया गया था, बम्बई में, यानी कि ये बम्बई हाई कोर्ट के अंदर में आ गया है, मुंबई। अब मामला कहाँ दर्ज हुआ है, दिल्ली में। गिरफ्तार कहाँ किया गया, बम्बई में। तो ये जो केस है इनके पास कैसे जाएगा, तो इसीलिए ये जो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इन्हें, अब चूँकि यहाँ भी प्रस्तुत होना है इनको, यानी कि दिल्ली में, तो यहाँ से इनको ट्रांजिट बेल या फिर रिमांड दिया जाता है कि आपको प्रस्तुत होने का एक समय दिया जाता है कि आप यहाँ जा कर के प्रस्तुत हैं। तो देश में हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि एक प्रकार से ये जो ट्रांजिट बेल होता है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक जितने समय लगते हैं, हालांकि 3 सप्ताह दिया गया समय इसमें, तो आप यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। यानी कि आप मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, एक मिनट, कि ये मामला अगर यहाँ पे दर्ज हुआ है, ये बम्बई हाई कोर्ट में या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में,
या फिर मान लीजिए ए और बी, तो यहाँ पे मामला दर्ज हुआ और व्यक्ति यहाँ पे है, तो यहाँ के जो हाई कोर्ट है वो क्या करेंगे, यहाँ जाने के लिए या प्रस्तुत होने के लिए एक ट्रांजिट बेल का आदेश देंगे। और रिमांड क्या हुआ, यहाँ पे रखने के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, जैसे कि बी के पास रजिस्टर्ड हुआ तो ए के पास ये कुछ दिनों के लिए ये रिमांड पर रहेंगे। यानी कि जहाँ पे केस हुआ वहाँ पे ना हो करके जहाँ पे अभी वर्तमान में अवस्थित है। अब न्यूज को देखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में शांतनु शिवलाल मुलुक को अग्रिम जमानत दे दी है। ये निकिता जैकब है और एक है शांतनु शिवलाल, और एक और थी दिशा रवि। देखिए, मुलुक को अग्रिम जमानत के लिए 10 दिनों के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत भी दी गई थी, ये भी बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने इसी मामले में वकील और कार्यकर्ता निकिता जैकब को 3 सप्ताह के लिए ट्रांजिट जमानत भी दी है। देखिए, अब हम जानते हैं कि कानून एक राज्य से किए जाने वाले गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है, जहां यह मामला दर्ज किया गया, और ट्रांजिट बेल का क्या मतलब है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह आर्टिकल 22 आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे 24 घंटे के अंदर में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए। यानी कि आपको आर्टिकल ये जो 22 है और सीआरपीसी की जो धारा है 56, ये दोनों बातें लगभग सामान्य हैं। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 167 क्लॉज 2 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष आरोपी व्यक्ति को पेश किया गया है उसके पास मामले को आजमाने या उसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो न्यायिक अधिकारी को अभियुक्त को एक मजिस्ट्रेट के पास भेजना आवश्यक होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो हाई कोर्ट है, बम्बई हाई कोर्ट, उसके पास अगर न्यायिक क्षेत्र नहीं है तो वो क्या करेगा, दूसरे के पास भेजने के लिए ये जो है ट्रांजिट बेल देगा। मामले के आधार पर क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा या तो आरोपी को हिरासत में लेने या व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजने का अधिकार दे सकता है। यानी कि आप ट्रांजिट बेल जो है और ट्रांजिट रिमांड यहाँ पे आ जाते हैं। व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए कब आवेदन करता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रहा है जहां वे वर्तमान में है, यानी कि वे अभी कहाँ हैं, बम्बई में, तो वह ट्रांजिट एंटीसिपेटरी या गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए निकटतम जो सक्षम अदालत है उसके पास वो जा सकते हैं। यानी कि जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो कहाँ जाएंगे, किसी कोर्ट के पास, यानी कि निकटतम जो भी कोर्ट है। यानी कि जो हाई कोर्ट कहाँ था, बम्बई हाई, ये जो है मुंबई में है और मामला दर्ज हुआ है दिल्ली में, तो यहाँ पर ही निकटतम स्थान पे आप जा सकते हैं। अदालत के पास उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जहां मामला दर्ज किया गया है या जहां अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन जब से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि ये जो स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तब से क्या हुआ, भारत भर के उच्च जो हाई कोर्ट होते हैं आमतौर पर मामलों की जांच करके ऐसे प्रार्थना को अनुमति दे देते हैं। यानी कि जो ट्रांजिट बेल होते हैं उसकी अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा ट्रांजिट रिमांड क्या है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हुई शबनम। ये जो है आज़ादी के बाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दिया जाएगा। फर्स्ट वीमेन टू बी हैंग्ड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। इसका अपराध क्या है, इसने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 लोगों की हत्या कर। ये हमारे लिए न्यूज़ की बात नहीं है, ये है न्यूज। मथुरा जेल में फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट है पेट्रोल हाइक क्यों हो रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया के इतिहास में पहली बार जो कि राजस्थान में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये पार हो चुका है। तो ये कारण क्या है, देखिए जनवरी 2020 में ये जो पेट्रोल का प्राइस था कितना था, 40 बैरल डॉलर,
मतलब $40 प्रति बैरल था ये उसका प्राइस। लेकिन अक्टूबर 2020 में ये कितना हो गया, 63, जो कि काफ़ी बढ़ता गया। तो ये कारण क्या है, दरअसल कोविड-19 के समय डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, तो प्राइस जो घट गए थे। लेकिन जैसे ही ये वैक्सीन शुरू हुआ तो धीरे धीरे लोगों में डर खत्म हुआ और ये जो देश खुलने लगा, लॉकडाउन सब जगह खुलने लगे, तो क्या हुआ कि अचानक से तेल की डिमांड बढ़ गई। तो यूएई क्या है, यूएई और रशिया जो है एक्सपोर्टिंग कंपनी या एक्सपोर्टिंग देश, उसने क्या है तेल के जो उत्पादन है उसे कम कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इस कारण से ये जो डिमांड है वो बढ़ने लगी और यहाँ से जो है सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्राइस को आगे कर करके लाभ कमाना है। आप यहाँ पे इसमें सारे दिए हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाइक हो रहे हैं दिल्ली में ही। तो ये तो रहा विदेशों की बात। अब देश में ये पहला कारण हो गया। पहला कारण क्या हो गया, सप्लाई कम होना, सप्लाई। और सेकंड है राज्य सरकार को द्वारा कर को लगाना। आप देख सकते हैं सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, कितना, लगभग 180%। जिसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन पे क्या पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे वस्तुएं आते हैं वो ट्रांसपोर्ट पर निर्भर होते हैं और ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स पे, तो ये जैसे बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे और ये हमारे प्राइस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के बारे में। ये क्या है, दरअसल भारत सरकार के द्वारा ये जो दिव्यांग जन है उनके सहायता के लिए इसे शुरू किया गया था इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के द्वारा। कल इसमें क्या है 1000 नए शब्द को भी जोड़ा गया है। देखिए ISL डिक्शनरी विद 10,000, आप कीजिएगा 10,000 जो वर्ड्स होते हैं उसे जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज जो डिक्शनरी उसकी शुरुआत कैसे हुआ है। वर्ष 2010-11 में केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया था उसमें ISLRTC स्थापना की बात की गई थी। ISLRTC मतलब भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। ये जो प्रशिक्षण केंद्र है इसी के द्वारा भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित किया जा रहा है। तो उसी के द्वारा ये जो है साइन लैंग्वेज डिक्शनरी भी बनाया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 28 सितंबर 2015 को, घोषणा 2010-11 के बजट में और स्थापना किया गया वर्ष 2015 में। यह किस मंत्रालय के तहत है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। तो आप समझ गए कि जो ISLRTC जो है ये क्या करता है, ये दिव्यांगजनों की सहायता के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं को या फिर उनके जो साइन लैंग्वेज होते हैं उनका विकास करता है और इस डिक्शनरी में वो शामिल करता है जिससे दिव्यांगजनों को समझने में सहायता होती है। नेक्स्ट है इबोला के आउटब्रेक के बारे में। ये जो है इबोला का नया आउटब्रेक आया है, कहाँ पे, गिनी और कॉन्गो में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गिनी है और यहाँ पे है ये DRC और यहाँ पे ये कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो। इसमें क्या हुआ है कि फिर से इबोला के आउटब्रेक को देखा गया है, जिसके बाद वर्ल्ड हेल्थ और जो WHO है उसने ये जो पड़ोस के जो देश है सिएरा लियोन वगैरह क्षेत्र में उसमें अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें इबोला के प्रभाव को देखा जा सकता है। हम आउटब्रेक देखने से पहले हम देखते हैं ध्यान से इसके मैप को, चलिए देखते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे गुएना, इसके अलावा यहाँ सिएरा लियोन और ये देखिए ये DRC है, लेकिन हम कॉन्गो की रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी, आपके साउथ अटलांटिक महासागर यहाँ पे पड़ते हैं, उसी के तट पे ये है गुएना। हम जानते हैं इबोला क्या है। इबोला क्या है, एक वायरस है जो कि एनिमल और मानव के द्वारा फैलता है। इसे पहली बार
वर्ष 1976 में सूडान में देखा गया था। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये DRC और सूडान में वर्ष 1976 में से देखा गया था। माना जाता है कि ये जो इबोला रिवर के पास पहली बार देखा गया था। इसके जो काउजेज हैं, ये देखिए फिलोवायरस, ये देखिए फिलोवायरस के कारण जो है वो फैलता है। इसके अलावा ये जो है अफ्रीकन फ्रूट बैट से इसे ओरिजिनेट किया गया था। इसके अलावा देखिए आप कि जो वायरस है वो मानव से पशु में या फिर मानव से मानव में भी यह फैल सकता है। ये किनके द्वारा और फैल सकता है, ये देखिए चिंपैंजी, फॉरेस्ट एंटीलोप, गोरिल्लाज, इसके अलावा मंकी और पॉर्क्यूपाइंस, ये इनके फैलाने के कारण। ये जो है ये सब इनके शुभेद है, ये जो है मानव में या पशु में ये फैला सकते हैं। जो फैक्टर है ट्रांसमिशन के वो क्या क्या है, जैसे और क्या है जो इसे फैला सकता है, जैसे कि ब्लड, डायरिया, ब्रेस्ट मिल्क, फेसेस, स्लाइवा, सीमेन, स्वीट, यूरिन और विमिन। ये जो कारण है इनके द्वारा ये तेज़ी से फैल सकता है, यानी कि ये जो अगर वातावरण में आते हैं तो यह तेज़ी से फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है इसके इबोला के, जैसे कि डायरिया, फीवर, हेडेक, मसल पेन, स्टोमक पेन, इसके अलावा ब्लीडिंग और वोमिटिंग। अभी इसके कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसका जो बचाव का एकमात्र उपाय है हमें इससे सावधान रहना चाहिए। इसका भी कोई वैक्सीन नहीं, ये जो है इस प्रकार के इबोला होते हैं, ये जो वायरस है इसी प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये जब शरीर में जाती है वायरस तो किस प्रकार से ये शरीर को प्रभावित करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको क्रैक प्रथम जो है उसने ट्विटर पे भी अपने क्वेश्चन को जारी कर दिया है, तो आप उसे डेली आप उसमें देख सकते हैं। ट्विटर पे ज्वाइन करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वीकली क्वेश्चन हम डालते हैं, इसके अलावा भी आप डेली क्वेश्चन जो होते हैं आप ट्विटर पे आकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाइए आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।